नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूँ। उड़ान एस एकेडमी की एक नई पहल है जिसमें हम सीजीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। और इसी क्रम में मैं मोहम्मद रियाज खान आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है कि उड़ान एस एकेडमी के मेन ब्रांच में 3 जुलाई को सीजीपीएससी मेंस की कक्षाएं शुरू की जाएगी और यह क्लासेस जो होगी वो ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड मोड पर उपलब्ध होगी। इसका समय मॉर्निंग का समय होगा, 7:30 से 10:30 का टाइमिंग होगा। कुछ विशेषताएं हैं इस क्लास की, जिसमें ये क्लास आपको फुली डिजिटल क्लासरूम के रूप में होगा, जिसमें डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। चयनित अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं ली जाएगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा यहाँ पर। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप उड़ान एस एकेडमी के मेन ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं आकर, या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन है कि उड़ान एस एकेडमी के सिटी प्लाजा ब्रांच में 4 जुलाई को सीजीपीएससी प्री प्लस मींस हिंदी मीडियम की बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसमें यह बैच ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड तीनों ही मोड पे स्टार्ट की जाएगी। वैसे भी अब क्लासेस जो है वो न केवल ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन और रिकॉर्डेड मोड पे ही उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो कम से कम देख सके। इसके अलावा इसका समय मॉर्निंग का समय होगा, 7:30 से 10:30 का टाइमिंग होगा। समय का ख्याल रखें। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप मेन ब्रांच में आके सिटी प्लाजा ब्रांच में जाकर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडियन ज्योग्राफी का मेंस में वेटेज कितना है, और ज्यादा मैं सिलेबस बता के आपको बोर नहीं करना चाहूंगा। इसके अलावा इसके वेटेज के साथ साथ अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, टोटल मार्क्स कितने हैं, पुराने साल में आए हुए क्वेश्चंस कैसे हैं, उसको भी आपको मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस की हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज और प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबा दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अधिक वीडियो बना के आपको दे सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहां पर आप बात समझिएगा, हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। तो भूगोल जो है वो पेपर नंबर 5 के अब जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 3 से पेपर 7 का जो पैटर्न है, उसमें हमने हर एक पेपर को 3 भागों में बांटा है, जिसमें भाग 1, भाग 2 और ये हो गया भाग 3। भाग 1 के अंक होंगे 75 अंक के, भाग 2 में 50 नंबर के और भाग 3 में 75 नंबर के प्रश्न होंगे। यहां पर बात करें भारत के भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की, तो पेपर 5 के भाग 2 में आता है इंडियन ज्योग्राफी, और उसके अगर कुल अंकों की बात करें तो 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे भारत के भूगोल से। इसके अलावा यहां पर देखे जाए भूगोल की बात करें तो भूगोल में 2 नंबर के, 4 नंबर के, 8 नंबर के और 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 नंबर के लिए 30 शब्द अधिकतम शब्द सीमा होती है 30 शब्द की, 4 नंबर के लिए 60 शब्द, 8 नंबर के लिए 100 शब्द और 10 नंबर के लिए 125 शब्द होते हैं आपको लिखने के लिए। इसके अलावा 30 शब्दों के लिए आपको 4 लाइन दी जाती है, 60 शब्दों के लिए 7 लाइन दी जाती है। इसके अलावा 100 शब्दों के लिए आपको 12 लाइन दी जाती है और 125 शब्द के लिए आपको 16 लाइन दी जाती है। लाइन का ख्याल रखें, इस इतने लाइन में ही आपको अपने आंसर कंप्लीट करना होता है। लाइन के अलावा भी इस बात को ध्यान रखना होगा आपको कि शब्द सीमा कितनी है। अगर आपके पास 4 लाइन है तो आप एक लाइन में 15-15 शब्द लिखकर 60 शब्द अगर लिखते हैं तो आपको नुकसान होगा 30 शब्दों का। क्यों? क्योंकि उतने ही 30 शब्दों में आप एक और प्रश्न का आंसर लिख सकते थे, जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाते। तो याद रखिएगा, 30 शब्द के लिए 2 नंबर के लिए 60 शब्द लिखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप अगले 2 नंबर के प्रश्न आप छोड़ बैठेंगे फिलहाल। तो इस तरह से आप समझें कि लाइनें भले ही आपको थोड़ी ज्यादा मिल रही है, लेकिन शब्दों का ख्याल रखें, आप इसी शब्दों के अंदर क्या करें, अपने आंसर को कंप्लीट करें। चलिए, तो यहां पर प्रश्नों की बात करें तो 2 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं, जिनमें से एक ही प्रश्न बनाना होता है। तो कुल प्रश्नों की संख्या होगी 12, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके कुल अंक होंगे 50 नंबर के, 50 नंबर के 12 प्रश्न बनाने होंगे। इस तरह का पैटर्न होगा, ठीक है। इतनी लाइनें दी जाएगी, इस तरह से आप चीजों को समझें। और अब पुराने साल में दिए हुए प्रश्नों की अगर हम बात करें तो एक नजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पुराने साल में, यानी कि एक बात और बताना चाहूंगा कि 2018 के नवंबर में आए नोटिफिकेशन के बाद
क्या कह रहा हूं, 2018 के नवंबर में आए नोटिफिकेशन के बाद सीजीपीएससी मेंस में क्या किया गया, इनके सिलेबस में संशोधन किया गया और इंडियन ज्योग्राफी को ऐड किया गया। बड़ी विचित्र सी बात थी कि सीजीपीएससी मेंस में इंडियन ज्योग्राफी जैसा विषय ही नहीं था, जबकि ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट विषय माना जाता है ज्योग्राफी, और हमारे सिलेबस में ही नहीं था। तो 2008 में जब नवंबर के नोटिफिकेशन में ये क्लियर हुआ कि सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी जोड़ा गया जो पेपर नंबर 5 के भाग 2 में अंकित है। यहां पर जब सिलेबस में संशोधन हुआ तो 2019 में 2000 सीजीपीएससी 2018 का क्या हुआ, एग्जाम हुआ, जिसमें सबसे पहली बार इंडियन ज्योग्राफी को एज अ मेंस में एग्जाम लिया गया। मैं फिर कह रहा हूं 2019 में, आप जानते हैं सीजीपीएससी एक साल पीछे चल रहा है, तो 2019 में 2018 सीजीपीएससी एग्जाम होगा। तो सीजीपीएससी 2018, 19, 20, 21 और अभी हाल फिलहाल में हुए 2022 का सीजीपीएससी 22 का मेंस हुआ। तो कहीं ना कहीं 5 वर्ष के ही हमारे पास भूगोल के पेपर उपलब्ध है, और इस 5 साल के पेपर के आधार पे आप एक विश्लेषण कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसा पैटर्न है इंडियन ज्योग्राफी का, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आसान है, मुश्किल है, या भौतिक भूगोल से ज्यादा क्वेश्चंस है कि सामाजिक भूगोल से कि आर्थिक भूगोल से। इस तरह से आप खुद ही एक विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं भी आपको एक विश्लेषण करके बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि विश्लेषण तो हो चुका है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करूंगा। इसके अलावा जो हमारे इस बार के वीडियो के क्वेश्चंस होंगे वो कुछ नए नहीं होंगे, पुराने साल के पूछे गए प्रश्नों में से ही कुछ प्रश्नों को निकालकर मैं आज का वीडियो बनाया हूं, और आने वाले समय में मैं आपको अलग से और आने वाले समय में आप कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें सबसे पहला आप एक नजर देख लीजिएगा कि सीजीपीएससी मेंस 2018 में जो प्रश्न पूछे गए, जो 12 नहीं कहना चाहिए, और करके जो आखिरी जो 10 नंबर का प्रश्न है उसमें और करके एक और प्रश्न होगा जो 13वें नंबर का मैंने लिखा है। तो इस तरह से टोटल 13 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 12 बनाने होते हैं, और ये 2018 मेंस का है। एक नजर देख लीजिएगा, पूरा बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक नजर आप इसको पॉज करके एक बार पूरा देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है आपका 2018 का सीजीपीएससी मेंस का इंडियन ज्योग्राफी का पेपर। चलिए, तो उसके बाद 2019 की बात करें, 2019 की बात करें तो 2019 के ये प्रश्न है, एक नजर आप देख लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉज करके आप इसको देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद 2020 का यहां पर देख सकते हैं 2020 सीजीपीएससी मेंस का ये क्वेश्चंस जो इंडियन ज्योग्राफी में पूछा गया, और कहीं ना कहीं ये इजी भी है और थोड़ा सा टफ भी आपको लगेगा। जब मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लिखना है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए यही देखिए, 2021 सीजीपीएससी मेंस ये है क्वेश्चंस, और ऐसे ही सीजीपीएससी 2022 का जो अभी एग्जाम हुआ उसका। तराई और भामर क्या है? अरब सागर में स्थित द्वीपों के नाम। तो यहाँ पे देखिए द्वीपों के नाम पूछे जा रहे हैं। भामर तराई बहुत आसान सा प्रश्न है, द्वीपों के नाम बहुत आसान है। लाल मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, सदाबहार वनस्पति के बारे में पूछ रहा है, मैग्नीज और बॉक्साइट के बारे में पूछ रहा है, अलसी तेल की उपयोग के बारे में पूछ रहा है, सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के बारे में पूछ रहा है, कोंकण के मैदान के बारे में प्रश्न है, बहुत आसान है। इसके अलावा कूनो अभ्यारण्य से सवाल पूछ रहा है, थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि सभी अभ्यारण्य पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मोटे अनाज के उत्पादन भारत के लिए क्यों आवश्यक है, ये थोड़ा सा प्रश्न। इसके अलावा भारत में श्वेत क्रांति के उद्देश्य और महत्व का परीक्षण करिए। इसके भारत में खनिज तेल के वितरण की व्याख्या कीजिए, और भारत में खाद्यान्नों के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है ये बताइए। तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ आसान भी है, कुछ टफ भी हो रहे हैं आपके लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, उस प्रैक्टिस के साथ अपने आंसर राइटिंग को आप बेहतर करें और अच्छे से अच्छे अंक लाएं। तो आज हमारी कोशिश ये है कि कैसे हम, देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे प्रश्नों की बात नहीं करेंगे, कुछ प्रश्नों के साथ हम थोड़ी सी जानकारी रखेंगे कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। बहुत सारे प्रश्नों में बहुत लंबा समय लग जाता है, कुछ प्रश्नों के साथ मतलब 4-5 प्रश्नों के साथ हम ये वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो प्रश्न है, लॉयस के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 30 शब्दों में अगर ये पूछा जाएगा तो इसके जो आंसर होंगे वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लॉयस के प्रकार पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही बताना है आपको।
कुछ अलग से कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। प्रकार पूछ रहा है तो बताइएगा लौह में लोहे की मात्रा के आधार पे। देखिए यहाँ पे लाइन, आप 30 शब्दों की बात करें तो यहाँ पे कितनी लाइनें होंगी, 4 लाइन आपको दी जाएगी, 4 लाइन में अपना आंसर कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पर लाइन टू लाइन लिखकर ये नहीं बताऊंगा कि क्या ऐसा लाइन टू लाइन लिखना है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि चीजों को ब्रॉडर सेंस में पढ़ें, पहले समझें और उसके बाद क्या लिखना है। इतना तो आप समझदार होंगे कि समझने के बाद कैसे उसको लिखना है वो तो आप जानते ही होंगे। तो हम बात करेंगे कि उसके थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लाइन टू लाइन चीजों को लिखने में वो मजा नहीं है जो चीजों को समझने में है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें लोहे के प्रकारों की बात करें तो लोहे की मात्रा के आधार पर लोहे को कितने भागों में बांटा गया है, तो बता दीजिएगा 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला है मैग्नेटाइट, उसके बाद है हेमेटाइट, फिर है लिमोनाइट और उसके बाद है सिलेराइट। यहां पर एक ध्यान दीजिएगा कि लिमोनाइट और सिलेराइट जो है वो तो सबसे लो क्वालिटी का लोएस्क है, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं है आपको, बस आखिर में एक बात बता दीजिएगा कि ये लो क्वालिटी का लोएस्क है। लेकिन सवाल लोएस्क की बात करें तो ये मैग्नेटाइट और हेमेटाइट से बनेंगे। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के बारे में ही लिखिए, क्योंकि ये 2 मुख्य प्रकार है लोएस्क का। तो जब आप मैग्नेटाइट के बारे में लिखें सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे, इनका प्रतिशत, कि भैया ये कितने प्रतिशत एरिया में पाया जाता है और कितने क्षेत्रों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा भारत में 10% जो लोएस्क है वो किस प्रकार का है, मैग्नेटाइट प्रकार का है, जिसका 90% हिस्सा जो है वो कहां पर पाया जाता है, दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है। देखिए बात समझिएगा, कितने शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों में लिखना है, और 30 शब्दों में इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है और इन दोनों के बारे में लिखना है। तो इसमें मुख्य रूप से मैग्नेटाइट में क्या बताएंगे कि भारत में लॉयस में 10% लॉयस के जो है वो मैग्नेटाइट प्रकार का है, जिसका 90% हिस्सा, इस 10% में 90% जो है वो दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है, जिनके नाम आप बता दीजिएगा, कर्नाटक, केरल और मुख्य रूप से क्या बता दें, तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों के नाम बता देंगे। जिसमें सर्वाधिक भंडारण कौन से राज्य में देखने को मिलेगा, कर्नाटक। कर्नाटक में मैग्नेटाइट प्रकार का लॉयस्क जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है, वो आप बता दें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट में आप इनके कुछ क्षेत्रों के नाम बता दें तो शायद थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा कि मैग्नेटाइट प्रकार का लॉयस्क कहां पर पाया जाता है। जब आप क्षेत्र की बात करेंगे तो चूंकि मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है, कर्नाटक में, तो शुरुआत कर्नाटक से ही करिएगा। कर्नाटक में आप बता दीजिएगा चिकमंगलूर जिले में, चिकमंगलूर जिले में कौन सी, कुद्रेमुख की खान, कुद्रेमुख की खान। इसके अलावा चिकमंगलूर जिले में एक पहाड़ी है, बाबा बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी में बता दीजिएगा केमनगुड़ी की खान, केमनगुड़ी की खान। तो ये हो गया आपका 2। इसके अलावा बेल्लारी जिले में, यही कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, यानी बेलग्राम, बेल्लारी जिले में सेंदूर की खान, सेंदूर की खान और हासपेट की खान। तो यहां पर ये बता दीजिएगा, मुख्य रूप से याद रखिएगा चिकमंगलूर जिला याद रखिएगा। अगर आप बेल्लारी का नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख की खान बता देंगे और बाबा बुदान की पहाड़ी में केमनगुड़ी खान, ठीक है। तो अगर बाबा बुदान की पहाड़ी भी स्किप करना चाहते हैं, इसको भी स्किप कर दीजिएगा। चिकमंगलूर जिले में 2 खान बता दीजिए, कुद्रेमुख की खान और केमनगुड़ी खान, 2 खान बता के हट जाइएगा। उसके बाद केरल में बोला जाए तो कोझिकोड, कोझिकोड, केरल में क्या बता दें, कोझिकोड। और तमिलनाडु में बता दीजिएगा सालेम, तमिलनाडु में सालेम। ऐसे करके कुछ क्षेत्रों के साथ आप मैग्नेटाइट बताने की कोशिश करिएगा, मैग्नेटाइट बता दीजिएगा। जब हेमेटाइट प्रकार के लॉयस्क की बात करें तो हेमेटाइट प्रकार का जो लॉयस्क है तो इसमें बताना होगा कि हेमेटाइट प्रकार का लॉयस्क 80% पाया जाता है। भारत में 80% लॉयस्क जो है वो हेमेटाइट प्रकार का है, जिसका 60%, बात समझिएगा, जिसका 60% कहां पर पाया जाता है, पूर्वी भारत के राज्यों में, पूर्वी भारत के राज्यों में पाया जाता है, जिसका 60% हिस्सा जो है पूर्वी भारत के राज्यों में पाया जाता है। जब पूर्वी भारत बता रहे हो तो कौन से पूर्वी भारत वो बता दीजिएगा। तो यहां पर बता दीजिएगा उड़ीसा, बता दीजिएगा झारखंड और बता दीजिएगा छत्तीसगढ़। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये बता दीजिएगा 3 राज्य कम से कम बता दीजिएगा पूर्वी भारत के राज्य जहां पर मैक्सिमम हेमेटाइट प्रकार का लॉयस्क पाया जाता है। इसके बाद अब उनके क्षेत्रों के बारे में बता दीजिएगा, थोड़ा सा क्षेत्र बता दीजिएगा।
वो क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत करेगी उड़ीसा का। याद रखिए भंडारण में 50% से अधिक का भंडारण सिर्फ और सिर्फ कौन से राज्य में है? उड़ीसा में। किसका? हेमेटाइट प्रकार के लॉयस का 50% से अधिक का भंडारण कौन से राज्य में देखने को मिलता है? उड़ीसा में। चलिए, इसके अलावा क्षेत्रों की बात करें तो उड़ीसा में, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र हो गए? तो उड़ीसा में मयूरभंज, केंदुझर या क्योंझर भी लिख सकते हैं, क्योंझर। इसके अलावा सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। तो मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, ये याद रखिएगा, उड़ीसा में बता दीजिएगा। झारखंड में सिंहभूम, ये बता दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में एक बालोद जिले में दल्ली राजरा, दल्ली राजरा, ये बता दीजिएगा। इसके अलावा दल्ली राजरा की खान, दल्ली राजरा की खान। और दूसरा दंतेवाड़ा में बैलाडीला की खान या बैलाडीला की पहाड़ी, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो दल्ली राजा की पहाड़ी या दल्ली राजा की खान, मतलब वही। तो बालोद जिले में दल्ली राजा की खान और दंतेवाड़ा जिला में बैलाडीला की खान, ये बता सकते हैं। तो इस तरह से उसके क्षेत्रों के साथ अगर आप बताते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। अगर आप क्षेत्र भी बता रहे हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो लौह अयस्क के प्रकारों का उल्लेख करिए 30 शब्दों में। अगर आपसे पूछेगा तो कोशिश करिएगा इन सब कंटेंट के साथ चीजों को लिखने की कोशिश करें। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन इसे कंसाइज थोड़ा सा करिएगा। आप कंसाइज करके अगर आप लिखते हैं तो अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी आपका 2 नंबर का ही है, 30 शब्द का है। यहाँ पर क्या पूछा है? रेगुर मृदा की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। अब रेगुर मिट्टी तो आपकी कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मृदा होती है। तो काली मिट्टी के बारे में ही आपको बताना है बेसिकली। तो इसमें अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले तो प्रतिशत के साथ बताइएगा कितने प्रतिशत पाई जाती है भारत में। तो याद रखिएगा काली मिट्टी 15% के साथ भारत में तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। तो तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। और साथ ही साथ अगर महत्व की बात करें तो भारत की दूसरी जलोढ़ मृदा के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, ये याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या बता दीजिएगा? 15% के साथ भारत में तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है और भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी के बाद। इसके अलावा दूसरे पॉइंट के रूप में आप क्या बताएंगे? इनके अगर निर्माण की बात करते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि इसका निर्माण कैसे होगा, कैसे हुआ, तो बता दीजिएगा बासाल्ट लावा। दूसरे पॉइंट बता दीजिए बासाल्ट लावा के अपरदन से। याद रखिए चट्टानों के अपरदन से ही क्या बनती है? मिट्टी बनती है। सभी मिट्टियां जो है वो किसी न किसी चट्टानों के अपरदन से बनी है। तो ये जो काली मिट्टी है बासाल्ट लावा के अपरदन से क्या हुई है? इसका निर्माण हुआ है। तो बासाल्ट लावा के अपरदन से इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ, ये आप बता दें। और तीसरे पॉइंट में आप बता दें कि ये इसका जो विस्तार है, हालांकि पूरा आप 30 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए तो पूरा नहीं लिख पाएंगे, लेकिन क्या पॉइंट्स बन रहे हैं वो देख लीजिएगा। किसी भी 2 से 3 पॉइंट के साथ, 4 पॉइंट के साथ अपने 30 शब्द के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से, जैसे अब मुख्य रूप से बोल दिया तो मुख्य रूप से पूरा बताने की जरूरत नहीं है और ना ही राज्यों के नाम लेने की जरूरत है। आप बता दीजिए वो पठार जो मुख्य रूप से किससे बनी है? लावा से बनी है। तो जो लावा से बनी है वही लावा के अपरदन से तो काली मिट्टी बनने वाली है। तो जो पठार लावा से बना है वहीं पर मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाएगी। तो इसका विस्तार मुख्य रूप से 2 पठारों का नाम ले लेंगे। एक का नाम ले लेंगे दक्कन का पठार। अगर आपके पास स्पेस कम है, 30 शब्दों में पूछ रहा है और राज्य भी बताना हो तो राज्य आप बता ही नहीं सकते, पूरे राज्यों के नाम नहीं लिख सकते, पठारों का नाम ले लीजिएगा, काम चल जाएगा। दक्कन का पठार और दूसरा पठार का नाम ले लीजिएगा काठियावाड़ का पठार। तो दूसरा आपने क्या बता दिया? काठियावाड़ का पठार, काम बन जाएगा। दक्कन का पठार और काठियावाड़ का पठार। चूंकि दक्कन के पठार में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है और ये मुख्य रूप से कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। दक्कन के पठार का अधिकांश विस्तार कहां पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में से क्या कहा जाता है? तो रेगुर कहा जाता है। रेगुर कहा जाता है इसलिए काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुर के नाम से जानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विस्तार है और महाराष्ट्र में से रेगुर कहा जाता है। तो आपने विस्तार को बता देना है। इसके अलावा एक पॉइंट जल धारण क्षमता पे बन जाती है। जल धारण क्षमता, तो इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है? असाधारण होती है। असाधारण होती है मतलब इतनी अधिक होती है कि किसी मिट्टी की इतनी जल धारण क्षमता नहीं होती। और इसकी इसी जल धारण क्षमता की वजह से ये भारत की बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। ये भारत की उपजाऊ मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है, और दूसरा जलोढ़ मिट्टी की उपजाऊ होने की वजह यह है कि उसका निर्माण नदियों के अवसादों से हुआ है। नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए अवसादों से बनने की वजह से वो उपजाऊ होती है और इसकी उपजाऊ होने की वजह है इसकी जल धारण क्षमता। इसलिए मैंने यहाँ किस शब्द का इस्तेमाल किया? असाधारण।
अब यहाँ अगर आप बोलते जलधारण क्षमता अधिक होती है, तो अधिक होती है इससे ज्यादा अच्छा शब्द है असाधारण जलधारण क्षमता होती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। और यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी फसल ली जाती है? मुख्य रूप से कौन सी फसल ली जाती है तो बता दीजिएगा। कपास, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसल का उत्पादन किया जाता है। कपास, सोयाबीन और मूंगफली जैसी फसल का उत्पादन किया जाता है। एक और पॉइंट हो सकता है इनकी प्रकृति को लेकर कि ये कौन सी प्रकृति को दर्शाती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रकृति को। ये क्षारीय, जलधारण क्षमता अधिक होती है इसलिए क्षारीय प्रकृति को दर्शाती है। और क्षारीय प्रकृति को दर्शाने के साथ साथ अब अगर आप पीएच बता देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। पीएच 7 स्टैंडर्ड होता है। और अगर कोई मिट्टी क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, तो पीएच का मान अधिक होता है, और अम्लीय होती है तो पीएच का मान कम होता है। तो चूंकि ये क्षारीय है तो इसका पीएच का मान जो होता है वो 7.52 या इसका जो पीएच मान 7 to 8.5 के बीच में होता है। 7 to 8.5 अगर पीएच भी बता देते हैं तो और अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। इन पॉइंट्स के साथ आप इस आंसर को लिख सकते हैं। किसी भी पॉइंट को 3-4 पॉइंट के साथ, 2-3 पॉइंट के साथ 30 शब्दों के आंसर को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, आपका ये आंसर बन जाएगा। इस तरह से अगर आप चीजों को लिखें पॉइंट वाइज कि पहला पॉइंट मुझे इस पर लिखना है, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। एक आध पॉइंट और अगर हो, फिर किसी पास और पॉइंट हो, तो ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर आपके पास ज्यादा होंगे तो आपको आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं एग्जाम के टाइम पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या पूछ रहा है, क्या कौन से पॉइंट लिखने पे अच्छे नंबर मिलेंगे, वो सब आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा विस्तार मत बताइए, विस्तार कोई दिक्कत नहीं, मत बताइए निर्माण प्रक्रिया कैसे बना, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लिख लीजिए, चॉइस आपकी रहेगी। ये मेरा ओपिनियन है कि ये लिखे, लेकिन आपकी चॉइस भी कोई मायने रखती है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो उसके साथ आंसर लिखे, शायद वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को समझाइए 60 शब्दों में। अब ये प्रश्न बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। 30 शब्दों में पूछे जा सकते हैं, 100 शब्दों में पूछे जा सकते हैं, 125 शब्दों में पूछे जा सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र अगर पूछ रहा है तो ब्रह्मपुत्र को थोड़ा सा अगर आप अभी देखिए, यहां पे आप डायग्राम बना सकते हैं। अब डायग्राम का भी अपनी कहानी है। अगर आप डायग्राम बनाकर अपने आंसर खराब कर देते हैं तो नंबर कम हो जाएंगे। आप डायग्राम बनाकर अपने आंसर को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और अच्छे से बता पा रहे हैं तो नंबर बढ़ जाएंगे। तो डायग्राम कभी किसी के लिए अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं। अगर आप अच्छा डायग्राम बना नहीं पा रहे हैं, उसके फ्लो को नहीं बता पा रहे हैं, हौच पौच कर दे रहे हैं, पूरा कचरा कर दे रहे हैं, तो नंबर कट जाएंगे। अगर आप डायग्राम से अच्छे समझा पा रहे हैं तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। डायग्राम बनाना चाहिए, जितना आप डायग्राम का इस्तेमाल कर सके अच्छा है, लेकिन बशर्ते खराब ना करे चीजों को। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप थोड़ा सा आप समझें। हालांकि मैं समझाने के पर्पज से डायग्राम बनाया हूं, मैं आंसर के लिए डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं तो चीजों को बताऊंगा पूरा, मैं तो चीजों को बताऊंगा। अब देखिए यहां पे समझिएगा कि बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है। देखिए, किसी भी नदी के बारे में अगर आपको बताना है तो सबसे पहले उसके उद्गम को जरूर बताइएगा। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत उसके उद्गम से होगी, लेकिन अगर उससे पहले भी अगर आप एक बात और बताना चाहते हैं कि उसकी लंबाई के आधार पे, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, और इस लंबाई के साथ ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। यहां पे लोगों को ये इस बात का कंफ्यूजन होता है कि ये लंबी है तो फिर गंगा क्या है। याद रखिएगा, एक होती है लंबी नदी और एक होती है बड़ी नदी। लंबी नदी उसकी लंबाई के आधार पे मानी जाती है और बड़ी नदी उसके अपवाह क्षेत्र के आधार पे मानी जाती है। जहां लंबाई की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी है। हालांकि इसका पूरा हिस्सा भारत में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा बाहर है, लेकिन भारत की अगर लंबी नदी की बात करें तो आप बताइएगा ब्रह्मपुत्र को ही बताइएगा 2900 किलोमीटर लंबाई के साथ। लेकिन बड़ी नदियों की बात करें तो भारत की बड़ी नदियों में याद रखिएगा, बड़ी नदी किस आधार पे होती है? अपवाह क्षेत्र के आधार पे होती है, और अपवाह क्षेत्र के आधार पे भारत में अधिकांश अपवाह क्षेत्र गंगा नदी का है, जबकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका अधिकांश अपवाह जो है भारत के बाहर है। चूंकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु का अधिकांश अपवाह क्षेत्र भारत के बाहर है, इसलिए, और गंगा का अधिकांश अपवाह क्षेत्र भारत के अंदर है, इसलिए गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, न कि लंबी। यहां तक ब्रह्मपुत्र और सिंधु के बाद गंगा तीसरी सबसे लंबी नदी है भारत की। अलग अलग जगहों पे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, लेकिन आप फिलहाल यही मान के चलेंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आप बताएंगे कि 2900, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? 2900 किलोमीटर लंबाई के साथ ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। जो करके रिलेट करके बता दिए, जो कहां से निकलती है, तो ये हो गया आपका एक झील जिसका नाम है मानसरोवर झील।
मानसरोवर झील। तो ये मानसरोवर झील के राइट साइड एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। तो ये हो गया चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जहां से ये नदी निकल रही है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। देखिए यहां पर मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको पूरा पूरा बताना चाहूं किसी भी नदी के बारे में पूरा डिटेल, उसके बाद आप जो लिखना चाहें वो लिखें। ठीक है, तो साथ ही साथ पॉइंट भी बता दे रहा हूं कि किस पॉइंट के साथ आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे चीजों को तैयार करें और समझें। तो मानसरोवर झील, तो इसका उद्गम कहां पे? मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग। तो तिब्बत के मानसरोवर झील, ये झील का नाम है मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, जो किस दिशा की ओर बह रही है? तो याद रखना पूर्व दिशा की ओर बह रही है। 1250 किलोमीटर बहती है पूर्व दिशा की ओर, और किस नाम से बहती है? तो सांगपो के नाम से बहती है। सारी बातें बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर पूर्व दिशा में 1250 किलोमीटर सांगपो के नाम से बहते हुए कौन सा पर्वत आने वाला है यहां पे? नामचा बरुआ पर्वत। कौन सा पर्वत बताएंगे? नामचा बरुआ पर्वत पर एक गॉर्ज बनाती है, जिससे आप कौन सा गॉर्ज कहते हैं? ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। जिसे आप कौन सा गॉर्ज कह रहे हैं? ब्रह्मपुत्र गॉर्ज कह रहे हैं, या फिर नामचा बरुआ गॉर्ज भी कहते हैं इसको। तो नामचा बरुआ पर्वत पर ब्रह्मपुत्र गॉर्ज बनाते हुए कहां की ओर मुड़ जाती है? दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और कहां प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है। तो यहां पर आप एक पॉइंट बता दें कहां पर एंटर करते हैं, बाहर बहने के बाद वो भारत में एंटर कर रही है तो वो स्टॉप हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट एंटर करने के बाद की कहानी बताएगा, जो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? दिहांग। तो अगला पॉइंट क्या बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी, अगला पॉइंट बताए ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। असम में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर बांग्लादेश में क्या देखिए बीडी लिखा हूं मैं शॉर्टकट में, आप बकायदा बांग्लादेश लिखेंगे। मेरी पुरानी आदत है कि मैं ऐसा लिखता हूं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। याद रखिए बांग्लादेश में ये यहां पे नदी आएगी, और जब ये बांग्लादेश जाती है तो बांग्लादेश में क्या कहलाती है? जमुना। और इस तरफ से गंगा नदी आती है, जिसे बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। तो डायरेक्टली बांग्लादेश में ये पद्मा नदी, डायरेक्ट नाम ले सकते हैं जमुना, जो बांग्लादेश में किससे? पद्मा से मिलकर, अब यहां पर भी संयुक्त रूप से डायरेक्ट बता सकते हैं कि पद्मा से मिलकर संयुक्त रूप से मेघना के नाम से, संयुक्त रूप से मेघना के नाम से बहते हुए अब आप सुनामा डेल्टा जो बताने वाले हैं वो ये भी बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो उसमें भी नंबर बढ़ जाएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा, का क्या करती है? निर्माण करती है। तो आपने फाइनली सुंदरवन का डेल्टा बना के ब्रह्मपुत्र को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो ब्रह्मपुत्र हो गया आपका यहां तक। उसके बाद अब अगला पॉइंट मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ब्रह्मपुत्र जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर पूर्व दिशा में 1250 किलोमीटर बहते हुए तिब्बत में सांगपो के नाम से बहते हुए, चलिए 1250 किलोमीटर ये सिर्फ नामचा बरुआ पर्वत तक ही है। अगर भारत में इसके प्रवाह को देखा तो भारत में ये 900 किलोमीटर बहती है, भारत में सिर्फ 900 किलोमीटर बहती है। तो टोटल लेंथ में 1250 किलोमीटर सिर्फ नामचा बरुआ पर्वत तक। ये सब लेंथ को लेकर आप बात नहीं करेंगे, कितना भारत में तो कितना बांग्लादेश में तो कितना तिब्बत, वो सब पे बात नहीं करना। तो फिलहाल क्या बताएंगे? पूर्व में 1250 किलोमीटर सांगपो के नाम से बहते हुए नामचा बरुआ पर्वत पर ब्रह्मपुत्र गॉर्ज बनाते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश करती है। पूरी कहानी समझ ले, उसके बाद आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। कहानी का क्लियर होना, देखिए एक प्रश्न जो 30 शब्द के भी हो सकते हैं और 125 शब्द के भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा का पूरा क्लियर होना जरूरी है। जब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप उसे छोटा भी कर पाएंगे, आप उसे बड़ा भी कर पाएंगे। अगर मैं सिर्फ 30 शब्दों में बता दूं और 30 शब्द के लिए 1-2 पॉइंट बता दूं तो आपके लिए यही रह जाएगा कि 30 शब्द का ही पढ़ा है, उसे 60, 100, 125 शब्द में नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जब आप पूरा का पूरा थॉरोली स्टडी करते हैं तो आप उसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी खासियत है चीजों को समझने का, कि किसी चीज को समझना है तो सिर्फ उसी को नहीं 30 शब्दों में नहीं बल्कि पूरा एक थॉरोली पढ़ें, ताकि उससे छोटे और बड़े आंसर लिखने में आसानी हो आपको। चलिए, तो
उसके बाद अगले पॉइंट के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहते हुए बांग्लादेश में ही पद्मा से मिलकर, बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहते हुए पद्मा से मिलकर संयुक्त रूप से मेघना के नाम से बहते हुए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा बन गया, खत्म हो गया, बात खत्म हो जाती है। इसके अलावा जब कभी नदी पूछे ना तो उसकी सहायक नदियां जरूर बताइएगा, सहायक नदी जरूर बताइएगा। अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सहायक नदी कितना बता रहे हैं, कम बताया ज्यादा बताया उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सहायक नदी जरूर बताएंगे किसी भी अपवाह तंत्र में। अब सहायक नदी दो टाइप की होती है, एक दाईं ओर की सहायक नदी और एक होती है बाईं ओर की सहायक नदी। और दाईं और बाईं का जो पहचानने का जो तरीका बहुत आसान है। अगर एक नदी ऐसा बह रही पूर्व दिशा की ओर तो आप इस दिशा में तैरेंगे, तो जब आप तैरेंगे तो अपने दाएं हाथ को यहां और बाएं हाथ को यहां पाएंगे, तो दाईं ओर की सहायक नदी इधर की हो गई, बाईं ओर की सहायक नदी इधर की हो गई। और जब एक आदमी, जब नदी इस मतलब ये पूर्व दिशा में बह रही थी और ये पश्चिम दिशा में बह रही है, तो जब पश्चिम दिशा में बह रही है तो आपका मुंडी इधर और हाथ पैर इस तरह से हो जाएगा, तो आपका दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे। तो अब ये हो गई दाईं ओर की सहायक नदी और ये हो गई बाईं ओर की सहायक नदी। समझ रहे हैं? इस तरह से आसान है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, तो ये राइट साइड की और ये लेफ्ट साइड की सहायक नदी होगी। तो दाईं ओर की सहायक नदियों में आप बता दीजिएगा तिस्ता, सैनकोस, मानस, कामेंग और सुबनसिरी। सुबनसिरी। अब देखिए यहां पे मैं डायग्राम बना दूं, सबका ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये तिस्ता नदी, ये सैनकोस नदी, ये मानस नदी, कामेंग नदी, सुबनसिरी, कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ये सब नहीं जानना, ठीक है, उतना अभी डेप्थ में नहीं जाना। तो फिलहाल दाईं ओर की सहायक नदियों में पांच सहायक नदी मैं बता दे रहा हूं, आपको जितना लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो तिस्ता, सैनकोस, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, ये याद रख लें। और जबकि बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों की बात करें तो बता दीजिएगा दिबांग। देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कह रहे हैं और इसकी सहायक नदी को मैं देखिए ये ऐसा आएगा और ये आकर मिलेगा, ये हो गया आपका दिबांग। तो दिबांग, लोहित, दिबांग, लोहित, धनसिरी, धनसिरी, कोपिली, कोपिली और कलौंग। तो यहां पे पांच नदियों के नाम भी याद कर लीजिएगा, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, कलौंग। तो एक पॉइंट आपकी सहायक नदी पर भी होना चाहिए। और इसके अलावा याद रखेगा बात, अगर असम राज्य की करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक और वरदान कहते हैं। तो असम का शोक और वरदान कह रहे हैं, तो एक लाइन में चीजें तो हो जाएगी कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक और वरदान कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे तो कैसे करेंगे कि आपको नंबर और बेहतर हो जाए। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम की सकरी घाटी में बहने के कारण, सकरी घाटी, जब चौड़ी घाटी होगी तो नदी का पानी थोड़ा सा डाउन होगा, जब घाटी सकरी हो जाएगी तो इसका लेवल जो होगा वो अप हो जाएगा। पूरा पानी अगर सकरी घाटी में बहेगा तो लेवल अप हो जाएगा तो क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी असम की सकरी घाटी में प्रवाहित होने के कारण बाढ़ लाती है, इसलिए असम का शोक कहलाती है। और बाढ़ के दौरान जब नदी बाढ़ ला रही है तो जमीन के अंदर का नवीन जलोढ़, जिसको खादर कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे शायद। तो जमीन के अंदर का नवीन जलोढ़ यानी खादर का क्या होता है, निक्षेप होता है। जहां तक बाढ़ का पानी होगा वहां तक नदी के अंदर की जो मिट्टी होती है, जो कि बारीक मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, वो सतह पर बिछ जाती है, जिसको खादर कहते हैं। उसका निक्षेप होगा, जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, वरदान कहते हैं। ये बाढ़ के दौरान अगर उपजाऊ मिट्टी को सतह पर बिछा देती है तो वरदान है। तो थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक बात लिखनी हो तो असम का शोक और वरदान कहते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम की सकरी घाटी में प्रवाहित होने की वजह से बाढ़ लाती, इसलिए शोक कहलाती है। और बाढ़ के दौरान नवीन जलोढ़ का निक्षेप होता है, इसलिए वरदान कहलाती है। बस बात खत्म। इसके अलावा एक माजुली पर भी बता सकते हैं कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या बोलेंगे, असम में कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली। और साथ ही साथ इलेबोरेट करना चाहे तो बता सकते हैं 2016 में असम की सरकार ने इसे क्या घोषित किया, जिला। असम की सरकार ने जिला घोषित किया और यह भारत का एकमात्र नदी जिला है, एकमात्र नदी जिला है। क्लियर।
तो साथ ही साथ बता सकते हैं 2016 में असम सरकार ने इसे जिला घोषित किया और ये भारत का एकमात्र नदी जिला है। क्लियर, तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल वाटर हाईवे 2 भी बता सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, फिलहाल छोड़ दीजिए। तो इन सब पॉइंट के साथ आप अगर ब्रह्मपुत्र नदी को लिखते हैं, चाहे वो 30 शब्द के प्रश्न हो, 60 शब्द का प्रश्न हो, 100 या 125 शब्द का प्रश्न हो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करें और इसे लिखें। चलिए एक और प्रश्न की बात करते हैं, जिनमें हम बात करें कोयला के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए और 60 शब्दों में पूछ रहा है। तो बात अगर कोयला की करें तो कोयला को कार्बन की मात्रा के आधार पर, शुरुआत कहां से होगी, कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो बता दीजिएगा 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। कोयले को कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 4, और इन 4 भागों के नाम। सबसे पहला, अगर आप कोड याद रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर ले, लिखना नहीं है। ये ए से एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट। अब यहां पर ये प्रश्न 30 शब्द का, 60 शब्द का और 100 शब्द की चांसेस कम है। ये 30 और 60 शब्द दोनों में पूछे जा सकते हैं। एंथ्रेसाइट की बात करें तो एंथ्रेसाइट में सबसे पहली चीज क्या बताएंगे, ये सबसे हाई क्वालिटी कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात बताएंगे इसका विस्तार कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में। तीसरा बताएंगे कि यहां पर इस कोयले में नमी और कोल गैस जो कोयले में पाया जाता है और जमीन के अंदर होने की वजह से इसमें नमी भी पाई जाती है, तो नमी और कोल गैस की मात्रा क्या होती है, कम, इसलिए इसकी क्वालिटी क्या होती है, हाई होती है। नमी और कोल गैस की मात्रा कम होती है, इसलिए इसकी क्वालिटी क्या होती है, हाई होती है। तो ये सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है जो जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा इसमें नमी और कोल गैस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। याद रखना ये कम होता है बोल के ये हाई क्वालिटी होता है। अब बिटुमिनस की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 60 से 80% होती है। आप देखिएगा 80 से 90 इसमें, 60 से 80 इसमें, 40 से 60 इसमें, 20 इसमें, तो इस तरह से आप समझें। तो कार्बन की मात्रा 60 से 80% पाई जाती है। इसके अलावा इसको बिटुमिनस प्रकार के कोयले में बात करें तो इसको जलाने पर बिटुमिन नामक रसायन मुक्त होता है, जिसकी वजह से इसका नाम बिटुमिनस पड़ा। तो बिटुमिनस का नाम बिटुमिनस क्यों पड़ा, आप बता सकते हैं कि इसको जलाने पर बिटुमिन नामक रसायन मुक्त होता है, इसलिए नाम बिटुमिनस पड़ा। इनके विस्तार की बात करें कि कहां कहां पे पाया जाता है, तो मुख्य रूप से ये 5 राज्यों में पाया जाता है। 5 राज्यों के नाम बता देंगे बेकायदा, 5 राज्य के नाम भी रटना बहुत ही आसान है। चलिए, तो ये हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नीचे का राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा से लगा हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ मध्य प्रदेश। क्या समझ में आया, तो इसका विस्तार मुख्य रूप से कौन से 5 राज्यों में, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये आप बता दें। तो इसका विस्तार सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है। और देखिए भंडारण की बात करें तो यहाँ पर एक बात और बता सकते हैं, सर्वाधिक भंडारण कहां पे है, झारखंड में। झारखंड में सर्वाधिक भंडारण है सबसे ज्यादा। और इसके अलावा खैर छोड़ दीजिए, सर्वाधिक भंडारण झारखंड में है। इसके अलावा इसमें नमी और कोल गैस की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और इसी नमी और कोल गैस को भंजन आसवन विधि से कोल गैस और नमी को दूर, कोल गैस को कम और कोल गैस को बाहर निकालकर नमी को कम कर इसे कोक, क्या बोलेंगे आप, कोक प्रकार का कोयला यानी कोकिंग कोल तैयार किया जाता है। तो भंजन आसवन विधि से जिस कोयले को हम कोक बनाते हैं वो कोयला कौन से प्रकार का होता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है, ये याद रख लिया। इसके अलावा लिग्नाइट प्रकार की बात करें तो लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहां कहां पर, तो 4 राज्य याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बोलकर। चलिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर का करेवा, दक्षिण में तमिलनाडु का नेवेली, ये लिखिएगा, जम्मू कश्मीर का करेवा, तमिलनाडु का नेवेली, पूर्व में असम का लखीमपुर, और पश्चिम में राजस्थान का
पश्चिम में राजस्थान का पलना, राजस्थान का पलना। तो क्या बताएं, जम्मू कश्मीर का करेवा, दक्षिण में तमिलनाडु का नेवेली, पूर्व में असम का लखीमपुर, पश्चिम में राजस्थान का पलना। सर्वाधिक लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो है वो तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है। तमिलनाडु के नेवेली में कितना परसेंट, तो 80 to 90% जो कोयला है लिग्नाइट प्रकार का वो तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है, ये याद रखिए। इसके अलावा इसके भूरे रंग के कारण, लिग्नाइट को एक और पॉइंट, इसके भूरे रंग के कारण, इसके भूरे रंग के कारण इसको क्या बोला जाता है, भूरा कोयला भी कहा जाता है। भूरे रंग के कारण भूरा कोयला कहा जाता है। और पीट प्रकार के कोयला सबसे लो क्वालिटी कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 20% होती है। और इसके लिए एक पॉइंट यह है कि कोयले के निर्माण की सबसे पहली अवस्था मानी जाती है। ये कोयले के निर्माण की सबसे पहली अवस्था मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब कोयला बनेगा तो कार्बन की मात्रा जितनी पुरानी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो सबसे कम कार्बन होना सबसे पहली अवस्था। पीट और पुराना होगा तो लिग्नाइट, और पुराना होगा तो बिटुमिनस, और पुराना होगा तो एंथ्रासाइट। जैसे जैसे पुराने होते हैं कार्बन की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा, कोयले के प्रकार, प्रमुख प्रकारों का नाम लिखिए और उनका वर्णन करिए। तो ये प्रमुख 4 प्रकार होते हैं, इनमें से जितना आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इस हिसाब से अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास कि आप अपने आंसर को बेहतर कर पाए। हो सकता है कि आप बेहतर करते हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको आंसर राइटिंग बहुत अच्छी आती है, कुछ लोगों को कम आती है। तो ये जिनके लिए, जिनको कम आती है उनके लिए फायदेमंद है, और जिनको आती है वो भी प्लीज देखें, समझें कि चीजों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज और प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अधिक से अधिक वीडियो लाएं आपके सामने। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।